नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। तो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहे युद्ध में अमेरिका का कूदना और उसके बाद अब बात यह है कि आखिर ईरान का रिस्पॉन्स यहां पर क्या होगा। और एक और बात करना आवश्यक है कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका यूज किया गया है। यह छोटा घटनाक्रम नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान धोखा देने में बहुत माहिर रहा है और इस बार भी लग रहा है कि ईरान के पीठ में उसने खंजर भोंक दिया है। इन दोनों विषयों पर बात करना आवश्यक, क्योंकि ईरान का जवाब यहां पर क्या होगा। क्या ईरान इस समय उस स्थिति में है कि वह इजराइल और अमेरिका के द्वारा इस अटैक का जवाब दे सके, या ईरान यहां पर कोई नई स्ट्रेटजी अपनाता हमको दिखाई देने वाला है। और रूस और चीन, इनका भी यहां पर क्या रोल है, इन सभी विषयों पर बात करना आवश्यक है। तो नॉर्मली हम लोग दो खंडों में बात कर लेते हैं। पहले जो हमारा खंड होगा उसमें हम ईरान के विषय में बात कर लेते हैं और दूसरे वाले खंड में हम लोग पाकिस्तान के विषय में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से ईरान को यहां पर धोखा दिया है। दोस्तों, जब आपने देखा कि भाई अमेरिका ने अपने बम वर्षक विमान का उपयोग किया और जो यूज किया GBU-57, जो कि उनके B-2 स्टेल्थ विमान से दागा गया था, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान, जो कि ईरान के परमाणु सेंटर हुआ करते थे, उनको उड़ा दिया अमेरिका ने। उसके बाद एक तरीके से जो ईरान का परमाणु प्रोग्राम है वह 4-5 साल पीछे चला गया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने अपने जो यूरेनियम है उनको बचा लिया है, पर आपने रॉ मटेरियल बचा लिया है, पर जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए जिसकी वजह से आप परमाणु हथियार बना सकते थे, वह तो अब आपके हाथ से जा चुकी है। उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लिटरली आपको 5 से 7 साल लगने वाले हैं। यह बात जेडी वांस ने भी यहां कही है। ऐसे में ईरान अब यहां पर करेगा क्या? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ईरान ने अभी तक इजराइल का मुकाबला यहां पे बखूब किया था। इजराइल को भी नहीं लग रहा था कि ईरान इतने समय तक अटैक करेगा, कि अब इजराइल के पास जो उनका आयरन डोम है वह भी काम करना बंद कर दिया है। मतलब जिस तरीके से ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज किया, अब उसका जवाब इजराइल के पास था नहीं। ऐसे में इजराइल को यह लगा कि विदाउट अमेरिका वो यहां पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो उसने अमेरिका से बात करी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप एज यूजुअल, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं 2 हफ्ते का समय लूंगा, लेकिन वो अचानक से 2 दिन में ही हमला कर देते हैं। और फिर तो आपको पता ही है क्या घटनाक्रम उसके बाद हुआ। तो अब ईरान का जवाब यहां पर क्या होगा? देखिए, ईरान के साथ दिक्कतें ये हैं कि लगातार जो है उसके एसेट्स अब कम होते जा रहे हैं। कम होने का सेंस ये भी है क्योंकि अब उसके पास इनकम का कोई खास साधन तो यहां है नहीं, क्योंकि लगातार पिछले 10 सालों में ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगा, उसका जो मेन एक्सपोर्ट यहां पर है, जो उसका एसेट है वह है ऑयल, और वह ऑयल भी अब दुनिया में कोई देश बहुत नहीं खरीद रहा है। ऐसे में ईरान के पास पैसा आएगा कहां से? क्योंकि जिस तरीके से सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हैं वह उसके आर्थिक हालात को लगातार खराब करते चले जा रहे हैं। मतलब जो इन्फ्लेशन रेट इस समय ईरान में बढ़ा हुआ है, उस इन्फ्लेशन रेट को वहां की सरकार भी नियंत्रित नहीं कर पा रही है, और इस वजह से ईरान में पलायन भी देखने को मिल रहा है। और जो वहां पे खamenei सरकार है उसके खिलाफ भी एक माहौल जो है वह ईरान में साफ दिखाई दे रहा है। शायद इसी वजह से इजराइल और अमेरिका को लग रहा है कि वह ईरान में तख्ता पलट कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने इराक में किया, लीबिया में किया, इन सब जगहों पे किया, वैसे वह यहां पर भी तख्ता पलट कर सकते हैं। ईरान के साथ दिक्कत यह है कि वह पिछले 50 सालों में जो इस बार वह अमेरिका और इसराइल का रिस्पॉन्स झेल रहा है, ऐसे रिस्पॉन्स की कल्पना भी उसने नहीं की थी। इसके पहले जब ईरान का इराक से युद्ध हुआ था, उस समय भी दिक्कतें इतनी नहीं बढ़ी थी कि वहां पे रिजिम चेंज की नौबत आ जाए। पर इस बार स्थिति ऐसी बन गई है कि ईरान में रिजिम चेंज की भी अफवाहें जो है वो सबको सुनाई दे रही हैं। इस शायद यहां पर इसी वजह से खamenei ने अपने 3 उत्तराधिकारी चुने हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी एज हो चुकी है। और उसके अलावा जो माहौल बन रहा है, ऐसे माहौल में एक युवा नेतृत्व की देश को आवश्यकता है। शायद इस वजह से उन्होंने यहां पर अपने उत्तराधिकारी चुन लिए हैं। तो ईरान अब खamenei के नेतृत्व में भले आगे बढ़ रहा है, पर उसको भी पता है कि उसको नया लीडरशिप यहां पर चाहिए, और वो लीडरशिप यहां पे जल्दी उनको मिलने वाला है। तो ईरान अब चूंकि एसेट्स बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, उनके पास पैसे भी नहीं रह गए हैं, इस वजह से अब वो करेंगे तो करेंगे क्या? तो आप एक बार नोटिस करेंगे कि धीमे धीमे ईरान का जो इजराइल पर अटैक है वो कम होता जाए, क्योंकि आपके पास हथियार बहुत बचे नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर लेंगे? तो अब इजराइल पर होने वाले अटैक अगले आपको 1 हफ्ते के अंदर काफी कम होते अवश्य दिखाई देंगे। हाँ, ईरान यह कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे बेसिस जो हैं, जो मिलिट्री बेसिस हैं, वह
मिडिल ईस्ट में हैं, ऐसी स्थिति में ईरान उन पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने डायरेक्टली अटैक किया है। इस वजह से ईरान जो है उसका बदला अवश्य लेगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो मिडिल ईस्ट के कई सारे देश युद्ध की आग में अपने आप को झोंक देंगे, क्योंकि जो अमेरिका का बेस है वो मुख्यतः ओमान में, यूएई में, इजिप्ट में, जॉर्डन में, इन सब जगहों पर है। और यह सभी देश इस समय, वर्तमान समय में आप देखेंगे तो ईरान का सहयोग करते हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कारण बहुत पुराना है, और वर्तमान समय में जो वहां पर पावर बैलेंस है, इस बैलेंस के बीच में एक तरफ जहां शिया देश के रूप में ईरान है, वहीं पर सुन्नी देश के रूप में बाकी अन्य देश वहां पर स्टैब्लिश्ड हैं। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि भाई ईरान के साथ दिक्कतें जो हैं वो धीमे धीमे बढ़ती जाएंगी। तो हो सकता है कि ईरान यहां पर अब डायरेक्ट की जगह पर प्रॉक्सी वॉर का उपयोग करे। जैसे आप लेबनान में हिजबुल्ला को देखेंगे, पैलेस्टाइन में आप हमास को देखेंगे, आप यमन चलिए तो वहां पे हूती विद्रोहियों को देखेंगे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी ईरान का इन्फ्लुएंस कुछ लोगों के अंदर है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आने वाले समय में ईरान जो है वह एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर की ओर बढ़ता दिखाई दे। और प्रॉक्सी वॉर बढ़ने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई जो स्थिति वहां पर बनी हुई है स्टेट ऑफ हरमज की, तो इस पे हम लोग कल भी बात कर चुके हैं कि स्टेट ऑफ हरमज को नियंत्रित करने के लिए ईरान के पास बराबर शक्ति है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हरमज की उत्तरी सीमा है वह ईरान की दक्षिणी सीमा है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि स्टेट ऑफ हरमज के रास्ते ईरान जो है वह ऑयल को कंट्रोल करे, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर तो समस्याएं आने वाली, क्योंकि जो खाड़ी अन्य देश हैं वह यहां पर फिर अब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ईरान को यह पता है कि अगर उसने स्टेट ऑफ हरमज को रोका तो मतलब स्पष्ट है कि खाड़ी देशों की भी इकोनॉमी यहां पर सफर होगी, और अगर खाड़ी देशों की इकोनॉमी सफर होगी तो वह अमेरिका पर दबाव बनाएगा। क्यों बनाएगा दबाव? क्योंकि इनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, तो ऐसे में इनकी इकोनॉमी ध्वस्त होने का मतलब है अमेरिका पर दबाव लगातार बढ़ता जाएगा, और जब अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा तो वह इजराइल के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित करेगा। अब आप यह समझ सकते होंगे कि स्थिति यहां पर कमोबेश बन क्या रही है, और यह स्थिति आने वाले समय में आपको और विकराल होती दिखाई देगी। तो ईरान के पास यहां पर दो ऑप्शन खास तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पहला तो यह कि वह स्टेट ऑफ हरमज के रास्ते अपनी पॉलिसी को यहां पर और स्ट्रॉन्ग करते हमको दिखाई दे, और दूसरा तो यह कि वह प्रॉक्सी वॉर का यहां पर सहारा ले सकता है। लेकिन हाँ, ईरान के पास इतनी क्षमता इस समय, वर्तमान समय में नहीं है कि वह डायरेक्टली बहुत दिनों तक इजराइल के ऊपर अटैक कर सके। एक और बात है, क्योंकि ईरान को यहां लग रहा था कि जो उसकी फोर्डो साइट है, जब तक फोर्डो साइट उसकी बरकरार रहेगी तब तक उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एज इट इज चलता रहेगा। पर अभी की जो स्थिति यहां पर बन रही है, अमेरिका ने फोर्डो पर अटैक किया है, सोचिए 200 फीट नीचे जमीन के अंदर है, और उसको अमेरिका ने यहां पर पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। तो फोर्डो तबाह होने का मतलब है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत हद तक पीछे जा चुका है। शायद इसी वजह से ईरान जो है वो यूएनएससी के पास गया और यूएनएससी से बात करके कहा कि देखो, हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है उसका तुम यहां पे खंडन करो। और रूस और चीन ने वहां पर यह बात कही है कि अमेरिका ने जो अटैक ईरान पे किया है वो सही नहीं है। तो अब बात यह है कि क्या रूस और चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आने वाले हैं? तो पहले हम रूस की बात कर लेते हैं। रूस वर्तमान समय में खुद ही एक युद्ध की आग में झुलसा हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच में बातचीत करवाने का प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर सीज फायर हो सके, पर उसके लिए जो यहां पर जेलेंस्की की शर्तें हैं और जो व्लादिमीर पुतिन की शर्तें, यह आपस में क्लैश कर रही हैं। शायद इस वजह से वहां पर सीज फायर नहीं हो रहा है। लेकिन 3 साल से लगातार युद्ध की आग में रशिया फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह किसी और देश का युद्ध यहां पर लड़ सके। और वैसे भी अमेरिका ने रूस को साफ कह दिया है कि भाई तुम इस युद्ध के बीच में मत ही कूदो, तुम अपना रूस यूक्रेन देखो, क्योंकि अगर यूक्रेन में अमेरिका ने अपनी सप्लाई बढ़ाई तो उसका इफेक्ट आपको रूस में देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आपने वहां पे जो व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब शुरू किया, जिसकी वजह से लगभग 40% विमानों का लॉस हुआ है रूस को, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर की स्थिति है वो काफी भयावह हो चुकी है। क्या ऐसी स्थिति में जहां पर रशिया खुद एक युद्ध की आग में झुलस रहा है, क्या वह एक नया युद्ध झेलेगा? क्योंकि जब सीरिया में, क्योंकि जब रशिया कमजोर हुआ, यहां कमजोर होने का मतलब क्या है? युद्ध में फंसने की वजह से जब यहां पे रशिया कमजोर हुआ तो आप देखें सीरिया में असद गवर्नमेंट पलट गई।
जब तक रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में नहीं उलझा हुआ था, उस समय आप देख रहे हैं कि सीरिया में लगातार असद गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रहा था और वहां के विद्रोही अमेरिका के सपोर्ट के बाद भी सत्ता का परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही रूस यहां पर कमजोर हुआ, युद्ध की आग में फंसा, उसके बाद आप देखेंगे अचानक से 6 महीना के अंदर असद गवर्नमेंट वहां पर पलट गई और जो वहां के राष्ट्रपति थे असद, उन्हें भागकर रशिया जाके शरण लेनी पड़ी है। तो रशिया को यह पता है कि ईरान में अगर वह एंट्री करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या यहां पर उत्पन्न होने वाली, इसलिए वजह से शायद केवल स्टेटमेंट के थ्रू ही रूस अपनी बात कहे, पर इस युद्ध में वो बहुत ज्यादा एक्टिव तो नहीं होने वाला है। फिर बात करें हम चीन की, तो वर्तमान समय में चीन केवल अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जा रहा है और चीन को केवल मतलब होता है अपने पैसे से। अगर उसका पैसा उसको मिल रहा है तो वह कोई भी काम करने को तैयार है। जियो पॉलिटिक्स में शायद चीन इसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ईरान और चीन के बीच में जो भी बातें होंगी वो पैसे को लेकर ही होने वाली हैं और ईरान में अगर जो युद्ध हो रहा है वहां पर अगर उसमें चीन को अपना फायदा दिखाई देगा तो चीन यहां पर एंट्री करेगा, अन्यथा चीन यहां पर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करने वाला है। और चीन हो सकता है कि पैसे की वजह से थोड़ी बहुत ईरान की मदद कर दे, पर अगर वो बात करें हम डिफेंस सिस्टम की तो यहां पर लग रहा है कि चीन बहुत मदद ईरान की नहीं करने वाला है। अगर चीन को जियो पॉलिटिक्स में अपना फायदा होता दिखाई देगा तो शायद वह इस युद्ध में कूदे। वैसे भी चीन को दिक्कत इसमें पाकिस्तान की वजह से भी आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स द अमेरिका। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में कि आखिर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में क्या पक रहा है। एक छोटी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले जो मैं बात बोल रहा था कि भाई चूंकि एप्पल जो है वो चीन में अपना प्रोडक्शन किया करता था, पर जब चीन में धीमे धीमे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने लगा तो वह अपना यूनिट वहां से चेंज करने के लिए भारत आने की कोशिश करने लगा। उसी बीच में आपको पता है कि जिस समय एप्पल ने यह कहा कि मैं जो हूं अब चीन से हटा के अपने प्लांट को इंडिया ले जाऊंगा, उसके बाद ही अचानक से 4 दिन बाद पहलगाम में आतंकी हमला होता है। लेकिन मुझे अब एक नया चीज यहां लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आसिम मुनीर पहुंचा व्हाइट हाउस, वहां पे लंच हुआ और फिर अचानक से ईरान पे हमला हुआ, तो एक और थ्योरी यहां पर मुझे समझ में आ रही है। हो यह सकता है कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि भाई पाकिस्तान चीन के पाले में धीरे धीरे जा रहा है और ये हो भी रहा था। 2014 में जब सीपेक की बात शुरू हुई और 15 में चीन ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया पाकिस्तान में, उसके बाद से पाकिस्तान धीमे धीमे चीन के गोद में बैठता दिखाई दे। तो अमेरिका को यह लगा हो कि यार पाकिस्तान अगर चीन के खाते में चला गया तो भाई मैं एशिया को कंट्रोल कैसे करूंगा, और ईरान जिस तरीके से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की आवश्यकता तो पड़ने वाली है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका ने फंड किया हो और पहलगाम आतंकी हमला हो, क्योंकि अमेरिका को पता था कि भारत तो पाकिस्तान के एक गलती का इंतजार कर रहा है। अगर उसने गलती की तो पाकिस्तान को निपटा देगा भारत इस बार। तो अमेरिका को यह पता था कि पाकिस्तान बहुत सर्वाइव करेगा नहीं, अगर यह आतंकी हमला होता है भारत रिएक्ट करेगा, पाकिस्तान हमारे पास मदद मांगने आएगा और तब हम रखेंगे अपनी शर्त और पाकिस्तान हमारे घुटनों में लेट जाने वाला है। और यह बात होते यहां पर दिखाई दी है, क्योंकि जब भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को ध्वस्त किया तो अचानक से पाकिस्तान पहुंचा अमेरिका के पास, सऊदी अरेबिया के पास कि हमको बचा लो। और अमेरिका जो एक दिन पहले तक यह बोल रहा था कि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहे युद्ध से बहुत खास मतलब नहीं है, वह उन दोनों का युद्ध है, यह ट्रंप ने भी बोला था और यह जेडी वांस जो कि वहां के उपराष्ट्रपति उन्होंने भी कहा था। उसके बाद आपको पता है कि अचानक से क्या हुआ। अचानक से पाकिस्तान पहुंचा अमेरिका के पास, अमेरिका ने पाकिस्तान के सारे रिक्वेस्ट भेजी, इंडिया में सीज फायर की बातें रिक्वेस्ट स्वीकार करी और उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तारीफ अमेरिका की ओर से शुरू हुई। और अब देखिए ईरान में हो गया अटैक, और माना जा रहा है कि इस अटैक में पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज किया गया है, क्योंकि ईरान को यहां पर ईरान की बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान से शेयर होती है। ऐसे कंडीशन में अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता थी, शायद इस वजह से यहां पर यह पूरा घटनाक्रम जो है वो हुआ हो, क्योंकि अमेरिका जानता था कि पाकिस्तान भारत के आगे टिकने वाला नहीं है और पाकिस्तान की आदत है जो भी पैसा फेंकेगा वह उसके सामने मुजरा करने को तैयार हो जाते हैं। अभी तक वह चीन के सामने कर रहे थे, अब वह अमेरिका के सामने मुजरा करने को तैयार हैं। और जो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाया गया पर ईरान को पाकिस्तान ने अमेरिका के हाथों में सौंप दिया, जिसका असर आपको इस समय दिखाई दे रहा है। वैसे भी पाकिस्तान के लिए यहाँ पर मुस्लिम धरोहर की बात बहुत नहीं है।
कारण यह है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से दिक्कतें रही हैं, खासकर जो बलूचिस्तान का एरिया है उसको लेकर। यहाँ पर भी आप देखेंगे कई बार ऐसी बातें आई हैं कि ईरान ने बलूचिस्तान के एरिया में अटैक किया है, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और ईरान के संबंध कभी बहुत अच्छे रहे नहीं। ये अलग बात हम कह सकते हैं कि दोनों मुस्लिम देश हैं, पर शिया और सुन्नी की दिक्कतें यहाँ पर भी हैं, और इस वजह से पाकिस्तान ईरान के बीच में संबंध कभी उतने सहज रहे नहीं है। शायद इस वजह से इस बार स्थिति ऐसी बनी यहाँ पर कि पाकिस्तान को यह लगा कि भाई यही सही समय है ईरान के पीठ में खंजर भोंकने का, और पाकिस्तान ने ईरान के पीठ में खंजर भोंका है, तो साफ हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान वर्तमान समय में किसके पल्ले में बैठा या पाकिस्तान भी नहीं जानता, जो भी उसके मुंह पे पैसा मारेगा वह उसके लिए डांस करने को तैयार है, जो साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे भी अब पाकिस्तान के अंदर भी आसिम मुनीर को लेकर बहुत सारी बातें होती दिखाई दे रही हैं। तो पाकिस्तान वर्तमान स्थिति में काफी फ्रेजाइल स्थिति में पहुंच चुका है। ईरान, अमेरिका, चीन वह सबको साधने में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर पाकिस्तान में आपको बहुत बड़ा वहां पर राजनीतिक विस्फोट होते दिखाई देगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान के यहाँ पर टुकड़े भी होते आपको दिखाई दे जाएं। यह था पूरा विश्लेषण इस पूरे घटनाक्रम का कि ईरान यहाँ पर क्या कर रहा है और पाकिस्तान की स्थिति यहाँ पर क्या बन रही है। बाकी दोस्तों हम लोग चर्चा करते रहेंगे अपने वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।